विद्यालय सेवा बलिया के प्रभारी श्रीमान व्यासमती यादव जी, अन्य सेवा बलिया के सभी पदाधिकारियों, दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए महानुभाव और सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, भारत में सामाजिक न्याय के संघर्ष का बहुत लंबा इतिहास रहा है, जो कि 2500 साल पहले गौतम बुद्ध की धार्मिक और राजनीतिक क्रांति से शुरू हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जो रिसेंट टाइम में बहुत चला। लेकिन भारत के समाज को खासकर आजादी के बाद जिस रिपोर्ट ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उस रिपोर्ट का नाम है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास को दो कालखंडों में बांट सकते हैं, एक मंडल कमीशन के पहले का भाग, एक दूसरा मंडल कमीशन के बाद का भाग। लेकिन बड़े दुख की बात है और इस बात से आप ज्यादातर सहमत भी होंगे, भले जो सेवा से जुड़े हैं, ओबीसी के उत्थान के तमाम तरह के संगठनों से जुड़े हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को बहुत कम पढ़ा है। और इसमें मैं भी शामिल था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे मंडल साहब के कार्यक्रम में जाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा शब्दों से अपने रिपोर्ट को 5 बार पढ़ा है और 5 बार में 5 बार पढ़ लिया। आप उसे किसी पैराग्राफ, किसी पेज के बारे में मुझे बता सकते हैं। हालांकि मैंने पहले पढ़ा था, सारांश पढ़ा था, लेकिन मैंने अभी रिपोर्ट को पूरी तरह से उनका अध्ययन किया। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मुझे थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, तो मैं वो विस्तार में चर्चा करूंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट एक तरह से क्रांतिकारी थी, खासकर पिछड़े वर्ग के उत्थान के तमाम जो देश में तमाम तरह के आंदोलन चले, लेकिन उसमें सबसे जो प्रभावी आंदोलन था, प्रभावी था, वो मंडल साहब का आंदोलन था। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जो मंडल साहब के रिपोर्ट के जो पक्षधर लोग हैं, जो इसको मानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको इस पूरे सामाजिक आंदोलन के इतिहास भी समझना चाहिए। क्योंकि एक जैसे मैं जो इंजीनियर हूँ, मैं बहुत आपको टिपिकल बात बता रहा हूँ कि हमारे समाज में इतिहास को, भूगोल को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। लोग मैथ को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आइंस्टीन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा कि आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तो यहूदी था, कोई यहूदियों की बात कर रहा था, वो एक यहूदी थे और जब जर्मनी से उनको कराया गया वहाँ प्रोफेसर। तो दोस्तों, आज भी कोई स्टूडेंट वहाँ फिजिक्स पढ़ने जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपको न्यूटन को भी पढ़ना है, गैलीलियो को भी पढ़ना है, हाइगेंस को भी पढ़ना है, उसके बाद से प्रोफेसर मैक्स बॉर्न को भी पढ़ना है। करते करते सबको पढ़ना है, आइंस्टीन को पढ़ना है, आइंस्टीन से आगे निकलने की आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। तो आज जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले हम अपने इतिहास जानिए। जो स्टार्ट होता है, जो शुरू होता है गौतम बुद्ध से, बीच में संत कबीर आए, उसके बाद से ज्योतिबा फूले आए, उसके बाद उन्हीं की विरासत को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाया, कोल्हापुर के महाराज सावित्रीबाई फूले, और आज के इस युग में देखिए, आजादी के बाद तो सबसे बड़ा जो मैं महानायक मानता हूं आंदोलन को आगे बढ़ाने में, वो माननीय काशीराम, डॉक्टर राममनोहर लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। आप क्यों नहीं पढ़ते इन लोगों को? आप रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कांवड़ यात्रा में जाने के लिए बहुत समय है, हमारे पास सत्यनारायण की कथा का बहुत समय है, हमारे घर में हो सकता है रामचरितमानस मिल जाए, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो ऐसी सभाएं करने, मंडल साहब को याद करने से कुछ होने वाला है नहीं। हमें उनकी रिपोर्ट को पढ़ना होगा और बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि 2 लोग वक्ताओं ने जिक्र किया, उसकी 40 से सिर्फ 2 लागू हुई, वो भी लेकिन 1990 में बीपीसी ने जब लागू किया तो सिर्फ 1 ही लागू हुई थी। इसी सेवाओं में 27% चालू था। मैं दोस्तों, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूँ, राउरकेला से बीटेक किया, एनआईटी, आईआईटी, एम्स, इन सब का आरक्षण सोनिया जी के डायरेक्शन में 2006 में लागू हुआ, जब यूपीए की सरकार रही। यानी कि 40 सिफारिशों में सिर्फ 2 सिफारिश आज तक लागू हुए। और हम लोग तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, मैं उसको कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या उन 38 सिफारिशों के लिए कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है? मुझे तो याद नहीं कि माननीय काशीराम का बामसे का आंदोलन और DS4 था, उसके बाद पुलिस लेवल का आंदोलन खड़ा होना चाहिए था। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ सेवा का जो संगठन है कि कोई भी जो शुरुआत में समझे कम लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत हजारों में कई 100 लोग आएंगे, लेकिन जैसे नमक का आंदोलन की शुरू हुआ था तो 72 लोग हुए, जैसे से बात उसका उद्देश्य पता चला हमको, एक एक करके लोग मिलते रहे। तो मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉइज का है तो बामसे या DS4 की तरह बहुत आगे
की ख्वाहिश है। अब मैं आता हूँ कि जो बीपी मंडल साहब है, विद्येश्वरी प्रसाद मंडल साहब थे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों मंडल साहब को चुना गया इस काम के लिए। ये जो ऐतिहासिक काम क्यों उनको, तो उनके जीवन के कुछ पहलुओं को हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि आमतौर पर जो आरक्षण की बहसें होती हैं उसमें इक्वालिटी या समानता की बात होती है। तो क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो रिपोर्ट के जो पैरा 6.2 में आप देखेंगे, उन्होंने बड़ा विस्तार से इस बात का जिक्र किया है कि तमाम तरह की बातें होती है पक्ष में विपक्ष में। तो उसमें इक्वालिटी की जो परिभाषा है, देखिए जो इक्वालिटी जो है ना, समानता हमेशा समान लोगों के बीच में होती है। माने लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जेफरसन ने लिखा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड। इसको मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। लेकिन जब असमान लोगों के साथ आप समान व्यवहार करते हैं तो वो असमानता को मेंटेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए होता है। तो कहने का मतलब आप लोग बहुत सारा सोशल मीडिया पर कुछ कार्टून वगैरह में ऐसे देखे हैं, माननीय योगेंद्र यादव ने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया है। जैसे मानिए 3 अलग अलग लंबाई के लोग किसी दीवार के, मतलब ये दीवार पर 3 अलग अलग लंबाई के लोग खड़े हुए हैं और उसके बाहर मान लीजिए कुछ कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई मैच हो रहा है, समारोह, तीनों को देखना है। तो क्या होगा कि उनको देखने के लिए मान लीजिए आपके पास 3 से बॉक्स है, ताकि उनकी ऊंचाई बढ़ाया जा सके, ताकि वो उसको आप देख सके। तो न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि तीनों में बराबर पॉइंट हो, जो आर्टिकल 14 कहता है इस सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। तो तीनों पे को आप अलग एक ऊंचाई का एक बक्सा दे देंगे, न्याय हो गया। लेकिन जो सबसे ऊंचा लंबा व्यक्ति है वो तो और अच्छे से पूरा वो देखेगा, उसको बर्ड साइड व्यू मिलेगा। जो मध्यम ऊंचाई का व्यक्ति है वो थोड़ा सा उसको सहूलियत मिलेगी, हल्का सा देखेगा। लेकिन जो सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति है वो तो एक बॉक्स देने के बाद भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से वो तो रेस में पहले ही हार गया। तो कहने का मतलब ये, लेकिन क्या है कि सामाजिक न्याय के लिए न्याय है कि सबको एक दिया। कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस ये है कि भाई जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसको 2 बॉक्स दिया जाए ताकि वो भी दीवार को नहीं कर पहुंचे। जो मध्यम ऊंचाई का है उसको सिर्फ 1 बॉक्स दिया जाए और जो सबसे लंबा उसको देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये बोलते हैं सामाजिक न्याय। बात आती है कि लोग इसके पक्ष में मेरिट की चर्चा करते हैं, एफिशिएंसी की। मेरिट का मैं अभी बात चर्चा करूँ, बहुत लंबी बात है, लेकिन एक लाइन बताता हूँ कि मेरिट कोई जन्मजात नहीं है। ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो परिस्थिति, जो आपके वातावरण की परिस्थितियां हैं, उससे आकार लेता है। जैसे 2 अलग अलग परिस्थिति में अगर एक ही बच्चे से, मान हमारा बेटा 10 अप्रैल को पैदा हुआ, एक हमारा बच्चा है और एक झोपड़ी रहने वाला बच्चा है, तो दोनों में देखिए अंतर क्या होगा। मैं उसको अच्छा, मान लीजिए कि उसको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, अच्छे से की व्यवस्था हो सकती है, मेरे घर में AC है, पंखा है, एक सेपरेट रूम है, अलग से टेबल है, ठीक है, मेरे पास तमाम मैगजीन्स आती हैं। मेरा मतलब मैं अपना जहाँ दे रहा हूँ, मैं वो बोला जो साधन संपन्न लोग हैं वो उसको मैगजीन है, उनके परिचय है बहुत लोगों से, उसके घर में टीवी है, इंटरनेट है, तमाम चीजें हैं। तो एक उस परिस्थिति में बच्चा ग्रो कर रहा है। और एक झोपड़ी में मान लीजिए ये बच्चे का नाम सपोज मान लीजिए कुछ प्रखर या राम मान लीजिए, एक है लालू करके, तो लालू करके लड़का मान लीजिए पढ़ रहा है, तो वो झोपड़े एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न टॉयलेट की व्यवस्था है, किताबें भी नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। मतलब सोचिए अगर वो मैट्रिकुलेशन तक आते हैं तो उसका मानसिक स्तर क्या होगा। अब एक बच्चे जब IAS कॉम्पिटिशन में बैठेगा तो जाहिर सी बात है जो अच्छे परिवेश से पढ़ा है वो हर हालत में उसको बीट कर देगा। लेकिन क्या इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि उसके अंदर कम प्रतिभा है? वो तो जो अगर इन दोनों का स्थान बदल दिया जाए तब क्या होगा, तब आप सोचिए क्या होगा। तो जब ये बहस चल रही थी तो मंडल रिपोर्ट की सबसे खास बात है कि भाई जो पिछड़ेपन का आधार है हमेशा जात, जिसको मैं बहुत 2 मिनट के लिए बोलूंगा में, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूँ भाई DP मंडल साहब के बारे में थोड़ा जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्यों उन्हीं को सौंपा गया है। तो दोस्तों ऐसा है कि DP मंडल साहब का जन्म आज 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था। उसमें उसके पिताजी एडमिट थे, बीमार थे, और उनकी डेथ हो गई। जिस दिन पैदा हुई उसके अगले दिन, और वो मधेपुरा के बूढ़ो स्टेट के जमींदार यादव धनाढ़ी परिवार से थे। लेकिन इतने जमींदार परिवार से होने के बाद में आजादी का आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। उनके पिताजी एक पत्र में जिक्र किया था कि श्री रास बिहारी लाल मंडल वो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे।
1985 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो आपके दरभंगा के जो वो थे राजा थे उनके साथ तो सम्मिलित होने गए थे मुंबई में, और इस तरह से उसके बाद से वो प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। लेकिन जब वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए दरभंगा गए तो दरभंगा में जातीय भेदभाव का इतना विकृत रूप उन्होंने देखा। ये उन कारणों में से है कि क्यों उनको मंडल कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि वहाँ स्कूल में जो है सवर्ण बच्चों को आगे बैठने का सीट लगता था, और सीट बच गई तब पिछड़ी जाति के बच्चे, हालांकि वो अच्छे खासे यादव परिवार से थे, काफी मतलब बड़े घराने से थे, उनको पीछे बैठने का मिलता था। कभी कभी लोग जमीन पर बैठते थे, हॉस्टल में रहते थे तो खाना पहले सवर्ण बच्चों को मिलता था, और सवर्ण बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी। लेकिन मंडल साहब को ये नागवार थे, व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन मंडल साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और कम संख्या होने के बावजूद उन्होंने वहां पर इसके खिलाफ आवाज उठाई। विद्यालय प्रशासन को मजबूर होकर के इस व्यवस्था को बदलना पड़ा। तो ये जिंदगी में पहला एनकाउंटर था सवर्ण जाति के लोगों से, और इसके इसी पॉइंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से याद करना चाहता हूं। उनका भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने जातियों का विनाश एक पुस्तक 1936 में वो प्रकाशित किए थे, एनालिसिस ऑफ कास्ट। तो उसमें जब लिखे थे तमाम बड़े बड़े लीडरान इस देश के, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, उन्होंने जाति व्यवस्था के समर्थन में लिखा। तो उन्होंने सनातनी थे, सब लोग जानते हैं, और हाफ पॉलिटिशियन हाफ सेंट थे। बाबा साहब एक क्रांतिकारी थे, राजनेता नहीं थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी का जो विरोध में वो जन्म लेके फिर उसका जवाब उन्होंने लिखा, और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, मैं उसमें इंग्लिश में थोड़ा बताता हूँ, बाबा साहब के शब्दों को मैं थोड़ा जोड़ देना चाहता हूँ। उन्होंने अंग्रेजी में इस चीज को लिखा है कि आई एम रिप्लाइंग टू हिज लेटर नॉट बिकॉज ही इज सेइंग इज सो वेटी, मतलब वो इसलिए नहीं कि उन्होंने जो बात के बहुत भारी भरकम है, इसलिए मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। आई एम रिप्लाइंग टू हिज लेटर ओनली बिकॉज टू मेनी हिंदूज ही इज द पिनेकल। मैं इसलिए क्योंकि सारे हिंदू समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ देता है, और it is expected that when he opens his mouth, all the arguments must close and no dog must bark। मतलब ये कहा जाता है कि जब गांधी जी बोलते हैं तो फिर सारे आर्गुमेंट बंद हो जाते हैं और कोई कुत्ता नहीं भौंकना चाहिए। बाबा साहब की लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है। इस पर बाबा साहब ने जवाब दिया, उसको मंडल साहब हिंदी समझ होता है। उन्होंने बाबा साहब ने ये कहा, मैं इंग्लिश में कहूँ फिर हिंदी में बताऊँ, भोजपुरी में बता सकता हूँ मैं। उन्होंने ये कहा कि the world owes much to rebels, the world owes much to rebel who dare to say in the face of Ponting and insist that he is not infallible। मतलब क्या है कि वर्ल्ड ऐसे लोगों का ज्यादा नहीं है संसार में, ऐसे लोगों के मंडल साहब हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, ऐसे लोगों के ज्यादा ऋणी है जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का साहस उठाया। ऐसे लोगों का नहीं, हमको गैलीलियो को ज्यादा शुक्रिया अदा होना चाहिए, चर्च के पादरियों का नहीं, जिसने चर्च के खिलाफ बोलने की हिमाकत की। तो ये था, तो ये हाई स्कूल में हो गया उनका। उसके बाद से वो बहुत कम 1941 में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सदस्य बने, फिर ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट। 1952 के चुनाव, पहला चुनाव जो मधेपुरा विधानसभा से चुने गए 1962 में। मैं थोड़ा तेज बोलने में ज्यादा कैंडिडेट है, मुझे माफ कीजिएगा। 1962 में फिर से वो विधायक चुने गए कांग्रेस की। तो उन्होंने उस समय तो बड़े ताकतवर भूपेंद्र नारायण मंडल को हराया था, उन्होंने बड़े ताकतवर सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे। और उसकी एक घटना और मैं जिक्र करना चाहिए। 1965 में आज जैसे बात होती है ना कि हम तमाम खेमों में बटे ओबीसी सब अलग अलग, इसके लिए बड़ा इशू को समझना जरूरी है। उनका जीवन का हर एक दिन महत्वपूर्ण है, हम बहुत कम जानते हैं। 1965 में पामा गांव में सवर्णों द्वारा एक कुर्मी जाति के गांव पर हमला किया गया और बहुत जातियां की गई, और मंडल साहब उस समय विधायक हुआ करते थे बिहार असेंबली में। और इस आक्रमण के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, और पुलिसिया दमन जो सवर्णों के खिलाफ, इसलिए उनको विपक्ष की बेंच पे जाकर बैठना पड़ा। क्यों भाई? कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे, क्योंकि वो सुल्लो वाले आदमी, वैसे वैसे आदमी नहीं, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं थी, न्याय महत्वपूर्ण था, अत्याचार और उसके खिलाफ। इसलिए वहां 1965 में उन्हीं दिनों गरीबों के एक और मसीहा जिनका नाम बड़े आदर के साथ लेना चाहता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो पिछड़ों को एकत्रित करके बिहार में कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे, जिसमें उन्होंने नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। संसोपा पार्टी का नाम था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उन
उनसे प्रभावित हो उनके साथ शामिल हो गए और 1967 में लोकसभा के लिए भी चुने गए। फिर 1968 में स्वास्थ्य मंत्री बने और एक दिन के लिए बिहार के 30 दिन के लिए बने, लेकिन उस मुख्यमंत्री बनने की कहानी में देखिए कितना पेश था। लोग कहते हैं कि अब अत्याचार नहीं होता, पुराने जमाने में होता है। मैं 1950 के बाद की बात कर रहा हूँ कि जब वो वहाँ पे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो राज्यपाल साहब रांची में बैठ गए क्योंकि वो 6 महीना तक बिना विधानसभा के सदस्य हुए हैं, मिनिस्टर थे, क्योंकि वो सांसद भी थे। उसमें ये हुआ कि फिर उन्होंने मंडल साहब एक कुशल राजनीतिज्ञ सतीश सिंह पहले ओबीसी मुख्यमंत्री, उनको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए और उन्होंने इनको विधानमंडल में मनोनीत किया और उसके बाद से चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि 30 दिन तक तय, लेकिन इस पूरे भाषण का टर्म्स में अगले भाग में देना चाहता हूँ और बात को भले सुनना चाहें इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि बिहार विधानसभा में एक सत्र चल रहा था और बिहार में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वहाँ ट्रेन का रिसाव हुआ और गंगा में आग लगी। तो सत्र में आवाज उठी पंडित विनोदानंद झा, विपक्ष के नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे मंडल साहब। उन्होंने क्या कहा सत्र में, वो जरा ध्यान से सुनिए, विधानसभा का अध्यक्ष थे, ठीक है सर, विपक्षी पार्टी के ही रहे, हाँ मतलब संसोपा के नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री होगा तो गंगा में तो आग लगेगी। ये कमेंट था। सोचिए आज हम क्या यादव, क्या जमाल, क्या बनिया, क्या तेली, वो यादव विधानी से थे, वो सबको सुधरी मत। आप भले कैटेगराइजेशन कर लें, हम देखते हैं फेसबुक पर बहुत हमको गुस्सा आता है, हम यादव क्षत्रिय हैं, कुशवाहा क्षत्रिय हैं। अरे जो बनाया पड़े बस वो तो आपको क्षत्रिय नहीं मानता है ना, आपको शूद्र मानता है। तो जब मंडल साहब जैसे इतने प्रभावशाली व्यक्ति के साथ इस तरह की भाषा विधानसभा में इस्तेमाल हुई, हमारे विधानसभा का रिकॉर्ड भी चेक किया है, ये रिकॉर्ड में दर्ज है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस पर मंडल साहब ने ये कहा कि भाई गंगा में तो आग तेल के रिसाव से लगी है, लेकिन पिछड़े के बेटे के मुख्यमंत्री बनने से आपके दिल में जो आग लगी है, तो ये 1970 देखिए सदन के अंदर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, डॉक्टर अम्बेडकर का जमाना तो गया, उसके बाद भी उनको गंवार बोला जाता था, ग्वाला गंवार ये सब बोला जाता था, उन्होंने विरोध जताया। तो लोग कहते कि नहीं तो शब्दावली में है, तो मंडल साहब ने कहा गालियां भी तो शब्दावली में है, क्या उसको विधानसभा में यूज करेंगे? तो ये कब था उनका। उसके बाद से 1967 के बाद से वो हालांकि सरकार उनकी गिर गई। फिर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक बहुत बड़े लीडर थे पिछड़े समाज के, उनके साथ में शोषित दल बनाया। अब बाबू जगदेव प्रसाद का नारा आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। अब 90 को 85 मान लीजिए, जो भी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आप उनको पढ़िए, कर्पूरी ठाकुर को पढ़िए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार को पढ़िए, पेरियार ललई सिंह को पढ़िए, डॉक्टर, और सबको नहीं पढ़ सकते तो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं भी जो कुछ आज समझ रहा हूँ, चीजों को देख रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की बताओ, पिछले 4 साल में हमने 50 किताबें उनकी पढ़ी। तो ये था, हम लोग अपनी महानायकों को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अब हिंदू हैं, हिंदू बन रहे हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और कांवड़ यात्रा बच्चों की चुनाएंगे। वेरी बैड, बहुत पैथेटिक सिचुएशन है, आप लोग समझ लीजिए। और ये बताऊंगा क्या वगैरह की रिपोर्ट में क्या आ रहा है इस समय। उसके बाद से 1972 में फिर से वो चुने गए, 75 में जेपी के साथ जुड़कर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। और इस बात को आप नोट करिएगा कि माननीय कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर और सच्चिदानंद सिंह के विरोध के बावजूद इस सत्येंद्र नारायण सिन्हा सब बोल रहे हैं, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, उनके विरोध के बावजूद छपरा से इस सदी के सबसे बड़े महानायक मैं कहूँगा, बड़े आदर के साथ नाम लेना चाहता हूँ, लालू यादव को टिकट दिया, क्योंकि वो जानते थे उस व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है जो समाज की दशा और दिशा बदल सकता है। आज लालू यादव का नाम लेने में लोगों को शर्म आती है। अरे आपको गर्व होना चाहिए, माननीय मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, लालू यादव, ऐसे नेताओं को फख्र होना चाहिए। ठीक है, आप गांधी जी को भी याद करिए, नेहरू को भी याद करिए, लेकिन जो समाज जो आपके लिए काम करे उसको आप याद करिए, उसको टिकट दिलाने का काम किया। फिर 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा था कि पिछड़ों को हम इस तरह के विधान देंगे, आरक्षण देंगे, लेकिन उनको चेहरे की तलाश थी। उन्होंने 20 दिसंबर 1978 को बीपी मंडल साहब को बुलाया और कहा, मैं उन्हीं का सब उद्धृत कर रहा हूँ, जानते हो मंडल, मैं चाहता तुमको मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना
लेकिन मैं तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालना चाहता हूं, जिसे तुम्हें इतिहास रचने का और पीढ़ियां दर पीढ़ियां तुमको याद करेगी। और मैं तुमको पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बना रहा हूं और इस जिम्मेदारी को तुमने कबूल किया। और 1 जनवरी 1979 को नोटिफिकेशन हुआ आर्टिकल 340 धारा 15(4) 16(4) के तहत आयोग का गठन हुआ। पिछड़े जो सामाजिक शैक्षणिक तो पिछड़े वर्गों का चिन्हित किया जाए, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाना, रिजर्वेशन के सब विचार करने के लिए। और इसी पॉइंट में मैं एक और चीज को उल्लेख करना चाहता हूँ कि आमतौर पर डिबेट होती है कि संविधान जो है SC/ST के लिए प्रोविजन किया रिजर्वेशन, ठीक है, लेकिन ओबीसी के लिए कुछ नहीं था, ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया बाबा साहब। ये पूरी तरह से गलत अवधारणा है। ये बाबा साहब का प्रभाव था कि आर्टिकल में धारा 340 शामिल की गई, जिसमें सोशली और स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान करने के लिए कमीशन बनाने का जिक्र था। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के विरोध में जब इस्तीफा दिया तो इस्तीफे के में लिखा क्योंकि आयोग नहीं बन रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसी के बाद सर 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा आयोग, जो मंडल साहब के पहला कमीशन बना था, वो काका कालेकर कमीशन था। और उस काका कालेकर कमीशन में क्योंकि बहुत सारे सवर्ण भी लोग थे, तमाम इतना अंतर विरोध था, हालांकि उसने 2399 जातियों की पहचान की पिछड़ गई। क्या वही रिपोर्ट के अगेंस्ट काका कालेकर और अन्य जो 2-3 सदस्य पी.टी. शाह थे, अनूप सिंह थे और रामसु डे थे, इन्होंने खिलाफ दिया कि नहीं, पिछड़ेपन का आधार आर्थिक होना चाहिए और तमाम पिछड़ों को अपने स्टेट अपने फंड से क्यों अपना जाति का संगठन बना के लोग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तमाम तरह के अंतर विरोध। अंततः ये हुआ कि जाति का आरक्षण का लाभ कुछ लोगों को मिल जाएगा, तो अंततः वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। तो अब मंडल साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस फेलियर की छत्रछाया से निकलना था, जो पहला कमीशन का फेलियर था, और सबको साथ लेकर के विस्तृत रिपोर्ट बनानी, जो जुडिशरी में भी जुडिशरी में चैलेंज होगा, संसदीय बसों में चैलेंज होगा, तो इस तरह से। और इतना मेहनत का काम आप समझिए, पहले कमीशन में तो कुछ भी नहीं किया कि अगर इसकी प्रक्रिया को हम समझे तो करीब 404 गांव का दौरा किया उस कमीशन ने, और 404 जिलों का, और हर जिले में 3 गांव चिन्हित किए गए, तमाम तरह की प्रश्नावलियां बनी, तमाम तरह की समाज सेवी संस्थाओं से, समाज शास्त्रियों से, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और सर्वे किया गया, उनसे ये लिया गया सर्वे, उनसे बातचीत की गई, सेमिनार आयोजित किए गए, करीब 84 जिला मुख्यालयों बैठक हुई, राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री और सांसद सबसे चल, मतलब मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा है। इतना गहन अध्ययन शायद ही आजाद भारत के इतिहास में कोई किया होगा, क्योंकि उनको पता था कि जुडिशरी में चैलेंज होगा। और ऐसा करने के बाद से जो रिपोर्ट तैयार है उसमें पता चला कि 3743 जातियां जो पिछड़ी हैं, कुल आबादी भारत की आबादी का 52% है। और याद रखिए 1921 का डेटा है, आज तो नहीं हुआ है सर्वे, 1921 की जनगणना के आधार पर हुआ। तो ये हुआ, और इसके आधार पर उन्होंने संशोधन दी कि भाई इसमें जो है 27%, 52 उनका कहना था। देखिए आज हम लोग बहुत चर्चा कर 27% के लिए रहे, लेकिन उन्होंने 52% की बात की, आबादी 52% है। लेकिन चूंकि बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया है कि भाई 50 किसी पार नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी रिपोर्ट में लिखा है कि जिन राज्यों में, क्योंकि देखिए मंडल कमीशन का इधर बहुत विरोध है, साउथ में कभी विरोध नहीं हुआ, तो साउथ में ऑलरेडी तमिलनाडु 69%, जिसमें ओबीसी को 50% रिजर्वेशन, कर्नाटक में 40% है, आंध्रा में भी 35-40 के बीच में है, लेकिन महाराष्ट्र में 19% है, पंजाब में 12% है, बिहार में 30% है, 18, 12 और 3 ऐसे करके महिलाओं एमबीसी वगैरह को मिला करके 30% है, पंजाब में 12% है। और भाई हम लोग क्या 27% के लिए लड़ रहे हैं? अरे हमको तो 50% के लिए कर रहा है, 52% के लिए कर रहा है, 27% क्या होता है? मानव काशीराम को याद भी तुमने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंडल कमीशन लागू करो वरना किसी का बाबा मानव काशीराम चाहे किसी जात धर्म से रखना, मानव काशीराम क्यों नहीं आदर्श मान सकते? अगर दलित उसको मानता है तो आप क्यों नहीं मान सकते? मानव बाबा साहब अम्बेडकर क्यों नहीं मानते? मानिए मतलब उनका सिद्धांत पर चलिए, तो मानने मतलब फूल चढ़ाने की बात नहीं, ठीक है। तो 1980 में रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इंदिरा गांधी की हिम्मत नहीं हुई, यानी जैल सिंह को उन्होंने रिपोर्ट 1980 में सौंप दी थी, जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और वो 1980 में मतलब हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं इंदिरा गांधी की उसको लगा। उसके 10 साल बाद जो सरकार बनी, जैसे मोरारजी देसाई में बहुत सारे वामपंथी विचारधारा बहुजन समाज के लोग थे, तो दबाव बनाया था। बट 1989 में वीपी सिंह नेशनल फ्रंट की जब गवर्नमेंट बनी, उसमें पिछड़े वर्ग के लीडर का उठान हो चुका था, जिसमें सबसे बड़ा नाम मैं लेना चाहता हूँ मान्यवर काशीराम का।
पांच से और टीएस पूरा आंदोलन देखेंगे, दबाव बनाया कि नहीं लागू होना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, बेनी प्रसाद वर्मा जी का, लालू यादव, नीतीश कुमार हालांकि कमांडर पीरियड में चले गए हैं, लेकिन वो पिछड़े में बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है दबाव बनाया और मायावती जी कुछ साल जीत करके आए थी, उन्होंने जरूर भले 3 सांसद हैं, लेकिन हम समर्थन दे रहे हैं जब मंडल लागू के बाबा साहब को बंद किया जाएगा। इस तरह से रिपोर्ट लागू हुई 7 अगस्त 1990 को, ऐतिहासिक दिन था। और जैसे ही लागू हुई उसके बाद 15 अगस्त को माननीय वीपी सिंह का रिपोर्ट लागू करने के लिए उन्होंने बात की। उस बात को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ आपको। 15 अगस्त को उन्होंने बात कही कि गरीब का आंसू हमेशा आंसू नहीं होता। गरीब का आंसू जब तक आंसू है, लेकिन जब नहीं सूखता है वो चिंगारी बन जाता है, वो तेजाब बन जाता है। और जब तेजाब बन करके उस इतिहास के पन्नों को चीर करके जमीन पर गिरता है तो व्यक्तित्व बनाता है, एक व्यक्तित्व मिसाल का एक व्यक्तित्व बनाता है। तो याद रखिए, गरीब का आंसू जब तक आंख में आंसू है, आंख में अगर सूख गया तो अंगार बन जाता है। और इस तरह की आंखें का इतिहास गवाह है कि जब गरीब का आंसू अंगार बन जाता है तो सोने के महल पनालों में बहते हैं, सोने के महल पनालों में बहते हैं। और रिपोर्ट में क्लियर है कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है वो गरीब भी है, क्लियर सा उसमें रिलेशन बनाया गया है। तो रिपोर्ट को पढ़ने में बात पता चलती है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रिपोर्ट में सिर्फ एक ही सिर्फ आरक्षण की बात हुई। लेकिन इसके बारे में आरटीआई बहुत सारे आरटीआई थी 2016 का मैं डेटा बता रहा हूँ। लोग बोलते कि आपको 27-22% एससी को मिल ही रहा है, लेकिन आप सेक्रेटेरिएट में चले जाइए, विश्वविद्यालयों में चले जाइए, शोध संस्थानों में चले जाइए। मैं तमाम शोध संस्थानों में जाता हूँ, नहीं है भाई 8%, 7%, ओबीसी तो बिल्कुल नहीं, 5%। क्योंकि ये लोग ऐसा क्रम लगा करके कि कैसे उस पोजीशन पर कैबिनेट सेक्रेटरीट में 5% भी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसका राहुल गांधी ने धन्यवाद कर दिया देश को कि बहुत बड़ा इस बार आवाज उठाया हुआ। उसमें जातिगत जनगणना की बात है जो रिपोर्ट आई थी उनके, लेकिन इसको जनमुद्दा ढंग से लोग करते हैं, करें ऐसा क्या हो जाएगा। तो ये है कि रिप्रेजेंटेशन अभी भी कम है और इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए क्योंकि जो मैं नारा है, एक बात थोड़ा बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे पीछे। सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। हम एक बात बोलेंगे, पीछे से आप बोलेगा, सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। मतलब मंडल की काट है कमंडल की काट है मंडल। और जैसे रिपोर्ट 1990 में हुई, सुबह पीएचडी पहले से विरोध कर रहा था, आडवाणी पहले से लोग कर रहे थे। ऐसे अगर यात्रा लोग निकाले जरूर मंडल की काट के लिए, लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि रिपोर्ट इतनी एग्जॉस्टिव, इतनी विस्तृत थी उसका। लेकिन अब उसको लामबंद करेंगे अलग तरह के सोशल इंजीनियर। आज बड़े दुख की बात है कि वो विचारधारा 30 साल बाद कमंडल की विचारधारा इस समय देश का शासन कर रही है। और हम ही के इसी समाज के लोग मतलब सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे, लालच के नाम पर वहां पर पूछे हुए हैं। अदरवाइज 85% जनता का प्रतिनिधित्व कमंडल कैसे कर सकता है? हो ही नहीं सकता है। इस बात को सोचना होगा हमको। दूसरी बात, ये तो रिपोर्ट की बात हो गई, लेकिन कहने का मतलब कि अब इससे निकला क्या जाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई जितने आरक्षण की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो सिर्फ 2% है। सरकारी नौकरी सिर्फ 2% है। 98% तो केवल प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां है। उसके लिए हम लोग क्या करें? वहां तो आरक्षण है नहीं। उसके बाद में चर्चा करेंगे। मैं रिपोर्ट नए सेशन चल रिपोर्ट आपको करता हूँ, शायद कभी जिंदगी में बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे इस रिपोर्ट को। तो उसमें बहुत क्लियर कट उसमें 3 अध्याय 13 में लिखा हुआ है कि भाई पिछड़ेपन का आधार ये पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये सीधा साधा रिप्रेजेंटेशन का मामला है। और रिपोर्ट में सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है। 13.9 में कि हिंदू समाज आज आरक्षण के लोग बवाल करते हैं, बहुत कलेजा दुखता है, लेकिन 13.9 में मंडल साहब लिखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था हिंदू समाज में सदियों से चली आ रही है और इसको जाति के माध्यम से अंगीकार किया गया है, जिसके तहत शंभू को अपनी जान देनी पड़ी, एकलव्य को अपना अंगूठा कमाई और आज को दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो जाति व्यवस्था शंभू जो तपस्या कर ब्राह्मण का काम कर रहा था, उसको राजा रामचंद्र ने उनको जाकर वध किया क्योंकि वो जाति व्यवस्था को मेंटेन करना चाहते थे, वो पेनाल्टी देना चाहते थे। हम एकलव्य को अंगूठा देना पड़ा। आज जब पिछड़ी जाती है उस विकास के हिस्से में थोड़ा सा केक मांग लेते हैं, आपको केक मांग धन्यवाद। तो केक का हिस्सा मांगे तो लोगों का कलेजा दिख रहा है, तमाम तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट
सिर्फ 27% आरक्षण की बात रही, ये तो बहुत सबसे बड़ा बिंदु है। लेकिन दूसरा क्या है भाई कि ओपन कॉम्पिटिशन में जो विद्यार्थी चुने जाएंगे ओबीसी उनको 27% में समायोजित नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है, प्रमोशन में भी आरक्षण होगा, जैसे सीट का ओबीसी का प्रमोशन में आरक्षण होगा, निजी एज रिलैक्सेशन होगा, निजी क्षेत्र में रोस्टर बनाए जाएंगे। आपको कहना है पैसा निजी क्षेत्र में रोस्टर बनाए जाएंगे, इसकी तो वहां के आरक्षण दिया जाए। जितने संगठन सरकार से एक बात है, चाहे टैक्स में छूट हो, चाहे जमीन में छूट हो, कुछ भी हो, कोई प्राइवेट नहीं होता, वहां भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये तो आरक्षण की बात हुई। सारे संस्थानों यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेजों में जब होता नहीं है। उसके बाद शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसके बारे में मंडल साहब का मानना था रिपोर्ट 30.2 लिखते हैं कि भाई ये जो शिक्षा के कैरेक्टर है विदेश में अभी जाते हैं कुलीन वर्ग के हिसाब से है, मतलब ये इसका पूरा चरित्र बदलना होगा। इसमें उन्हें व्यवस्था हर जिले में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, शुल्क में छूट होनी चाहिए, कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वजीफे की व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों में बड़ी उदासीनता है पढ़ाई को लेकर। नहीं, इस तरह का है कि वो बच्चा पढ़ लिख के क्या करेगा, वो कल्चरल कैपिटल डेवलप करने की बात करते हैं, सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है। वो बात करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जहाँ घनी आबादी ओबीसी को चिन्हित करके वहाँ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, ताकि माता पिता को शिक्षित किया जाए, ताकि बच्चों में उत्साह बढ़ सके। ये हो गया उनका ढांचागत बदलाव था शिक्षा क्षेत्र में, ये सुधार। उसके अलावा मान लीजिए जो कामगार है, बढ़ई है, तेली है, नाई है, कुर्मी है, कुहार है, लोहार है, जो नौ उदारवाद जो प्राइवेटाइजेशन 1991 उसके तहत तमाम धंधे बर्बाद हो गए, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इनका सब इनको फाइनेंशियल एड मिलनी चाहिए, वित्तीय निगम बनने चाहिए, इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके और बच्चों को पढ़ा सके, आगे बढ़ सके। अलग मंत्रालय की उन्होंने बात की, केंद्र और राज्य सरकार में पिछड़ा वर्ग के अलग मंत्रालय होना चाहिए, अलग फाइनेंशियल एड मिलना चाहिए, कोई स्ट्रक्चरल व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगले पार्ट में बोलते हैं कि जितने उपाय है, चाहे हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, बड़े IIT में एडमिशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत माने क्या बोलते हैं अस्थायी सुधार है। असली सुधार और बोले जब तक ढांचागत बदलाव नहीं होगा। और ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी बात की थी कि जो छोटे किसान हैं, अकुशल श्रमिक हैं, जोतदार हैं, गांव में आप सब लोगों को देखेंगे ना, सब पिछड़ी जात के ही होते हैं, SC होते हैं, वो नॉर्मली जो बड़े जमींदार उनके बंधक होते हैं, क्या उसको कोई लोन दिया रहता है या अपनी जमीन पर झोपड़ी तुम बना लो भाई, ऐसे करके तो हमेशा बंधक रहता है। वो इस सिस्टम को बदलने की वकालत की। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार हर जगह लागू होना चाहिए, सबको अलग जमीन रहेगी, वो सबसे बड़ा सोर्स का पावर है। और हर सुधार का 20 साल में समीक्षा भी होनी चाहिए। तो ये था मंडल कमीशन जो राष्ट्र निर्माण का मुकम्मल दस्तावेज, सिर्फ आरक्षण की बात नहीं हुई। सोचिए अगर सारे समाज से लोग कहते हैं आरक्षण, मैं विश्व के उदाहरण, विश्व के इतिहास को मैंने पढ़ा, उदाहरण देते हैं कि अमेरिका का सिविल राइट एक्ट 7 में वहां भी अफर्मेटिव एक्शन है और वहां सब लोगों को दिया गया, निजी क्षेत्र में दिया गया। मलेशिया का उदाहरण देना चाहता हूँ, वहां का अफर्मेटिव एक्शन है। ब्रिटेन में पॉजिटिव एक्शन है। उत्तरी आयरलैंड में फेयर एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, इसमें निजी क्षेत्र में भी है। और मलेशिया का बड़े दावे के साथ कहा था वो निजी क्षेत्र में आरक्षण होने की वजह से मलेशिया ने 70 के दशक में किया था, आज कहां मलेशिया पहुंच गया है। क्योंकि प्रतिभाएं जब हर जगह से आएगी तो सोचिए कितना सुंदर होगा ये देश, मतलब जहां 80% से 97% ब्राह्मण और लाइट और जो बड़ी जातियां उन पर कब्जा रहेगा। और जो ओरिजिनल प्रतिभाएं, मैं तो गांव में इनके विद्यालय में जाता हूँ, मैं देखता हूँ 5-6 बच्चों में बहुत प्रतिभाशाली दिखते हैं भाई, उनमें बहुत कैलिबर है। लेकिन टीचरों में क्या है, नाम जात का लिखा हो बढ़िया सा, बताइए ये तो है हमको अपनी मानसिकता। क्योंकि ब्राह्मणवाद की जीत सिर्फ इसमें नहीं है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हो गया, क्षत्रिय डोमिनेटिंग है, उसकी जीत इसमें है कि उसने हमको आपको बांट दिया। यादव समझता है कि हम तो ठेकेदार जाति है, हम कोई से ऊपर है नहीं, चमार हमसे नीचे है। ये भी ब्राह्मणवाद है, आप भी सिखा दें, इससे बात से इनकार नहीं किया सकता। हमने भी हायरार्की बनाई थी, उसको बाबा साहब ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा कि ये सिर्फ लेबर का डिवीजन नहीं है, ये मैंने श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का भी विभाजन किया है। क्रेडिट ये मुझसे ऊपर है लेकिन हमसे भी नीचे कोई है। ये मानसिकता को पोषित किया इस ब्राह्मणवाद ने, शास्त्रों ने। और तमाम गीता उपनिषद के लोग बात करते हैं, मैं नहीं मानता किसी को नहीं मानता। मैं पढ़ता हूँ, मंदिर जाता हूँ, रामचरितमानस का बात कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पूजिए
पूजिए विप्रशील गुणहीना, नहीं गुण नहीं ज्ञान गुण नहीं सूत्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ये क्या बात है कि विप्रशील गुण से हीन भी है तो पूजनीय है, और सूत्र गुण ज्ञान प्रवीण है तो भी पूजनीय नहीं है। मैं तो बाबा साहब को मानता हूँ, वो बोलते हैं कि ट्रेनिंग के द्वारा कोई भी कहीं पहुंच सकता है। कोई जन्म क्या है, खुद को मानता हूँ कि जन्म महान नहीं है, जो आप ट्रेनिंग देते तो काम करते वो आपको महान बनाता है। मैं तो खुद अगर खुद और अम्बेडकर की बात करता हूँ तो सारे हिंदू सबसे RSS एंड कंपनी और जितने मंदिर और ये सब पूजा पाठ किसी का, मुझे किसी की कृपा नहीं चाहिए। मैं भी मुझे नहीं मुझे मंडल कमिश्न की रिपोर्ट पढ़नी है, मुझे संविधान पढ़ना है, मुझे पेरियार को पढ़ना है, जिनने आमूलचूल परिवर्तन किया है सोशल स्ट्रक्चर में। वो पढ़ करके तो मैं उन्हीं की दास्तान में जी रहा हूँ कि लड़का पैदा में पिता जी उठा के पढ़ने के पास नहीं जाना है। लड़का पैदा होगा तो कोई मुंडन संस्कार नहीं होगा, मैं नहीं की दुकान पर कटवाऊंगा। क्या जरूरत है सब करने की भाई? करना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलिए तब जा करें। अब बाबा साहब के बारे में एक सेक्शन है, मैं 2 मिनट और बोलना चाहता हूँ। बिना बोल रहा अच्छा है, शानदार है, कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। नहीं जाते इस लेवल पे हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। और अगर बाबा साहब की बात कर, आप कोई भी आप मैं क्योंकि हमारे पास विरासत भी है, और आप लोग बोलते हैं कि देश को ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया, शूद्रों ने बनाया। अपना लेबर खून पसीना लगा के इस देश का जो भी सबसे पहले था आप लगा हुआ। और सिवाय ये जो मैं बात कर रहा था, ये जो कहानी बड़ी लंबी है, गौतम बुद्ध से शुरू हुई, तो इसलिए मैं गौतम बुद्ध का नाम लिया कि इस समाज में बाबा साहब ने लिखा है कि कोई भी राजनीतिक क्रांति, जैसे आप मंडल वाली बात, ये राजनीतिक क्रांति वाली चीज, कोई भी राजनीतिक क्रांति आने से पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे इतिहास को देखें तो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का एक शासनकाल ऐसा था जहां पिछड़े और शूद्र सत्ता में आए। इसके अलावा कहीं कोई उदाहरण मिलता नहीं है। हमेशा बड़ी जातियों तथा अधिक उच्च जातियों का एक प्रभुत्व रहा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति लाई। अगर आप यूरोप को देखेंगे तो वहां एनलाइटनमेंट हुआ, वहां एनलाइटनमेंट की जरिए क्रांति हुई। अगर आप अरब वर्ल्ड में जाएंगे तो अरब जब एक राजनीतिक शक्ति बन के उभरे, उसके पहले पैगंबर मोहम्मद ने धार्मिक क्रांति की थी। अगर सिखों में जाए, सिख जब पावर बनने से पहले गुरु नानक के नेतृत्व में सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई, ठीक है ना। तो हर जगह आप देखेंगे, लेकिन भारत में सामाजिक और क्रांति क्या मतलब है? पूरी समाज बाबा साहब की बुक तब तक स्थायी प्रगति नहीं कर सकता जब तक वो एफिशिएंट ना हो, दक्ष ना हो। एफिशिएंट समाज किसको बोलते हैं? और इनएफिशिएंट समाज जिसमें आदमी से इस तरह से हायरार्की बनी, इतनी हेवी हो, इतनी बनी, इतना आपस में विद्वेष हो, कोई ओपन चैनल कि एक पार्ट में चेंज हो और आसानी से उनके पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। या जातियों का कंपैक्टमेंटलाइजेशन, वाटर एक जातीय है, एक जातीय है। आप सोचिए भारत देश इतना दिन गुलाम रहा, क्यों रहा? लोग अशोक को दोषी ठहराते हैं, बुद्ध को बड़ी डिफेंसिव पॉलिसी, अहिंसा के लोग प्रवर्तक थे। ऐसा नहीं है। भारत देश बाबा साहब ने क्लियर कट मत इसलिए गुलाम रहा कि यहाँ रिजर्वेशन सिर्फ 25% ही फाइटर हो सकता है। क्यों भाई? जब भारत देश आक्रमण होगा तो ऐसा जब पूरी आम मास जब मोबिलाइज नहीं कर सकते आप डिफेंस ऑफेंस के लिए, तो शायद 2500 में 25 ही लड़ेंगे। तो मुझे पता है कि हमको तो आर्म लेने का अधिकार नहीं है, चले जाएंगे तो हमको दंडित किया जाएगा। तो ये गुलामी का कारण। तो इस गुलामी को अगर मिटाना है तो हमको सही में कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना है। ये सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है, और ऐसा नहीं कि जो सवर्ण है उसे नफरत नहीं करना है, नफरत नहीं करना। नफरत में सेंस कि ऐसा तक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, मोदी जी बोल रहे थे 500 साल की गुलामी हमने तोड़ दी। हम कहते हैं भाई मुसलमान जो भी अच्छा तरफ से जो भी हुआ उसके लिए आया करने जाएंगे, तो उस लॉजिक से तो इस देश के ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दर्जित करना चाहिए था। उन्होंने नीची जाति का जीवन नरकीय बना दिया। कैसे कर दिया? कारण में सारे ब्राह्मण उससे पहले सारे आर्यों को यहाँ से भगा दिया। आप टाइमलाइन इतना पीछे क्यों लग रहे हैं? आप टाइम 2000 से पहले ले जाइए। तो उन्होंने कचा के साथ दंड देंगे, हम नहीं है, हम उनके जैसे हम दक्षिणपंथी विचारधारा के एक तरह से अपने आप को नहीं कर सकते, हम सांप्रदायिक तरीके से नहीं सोच सकते। देश सबका है, सबका खून पसीना इसमें मिला हुआ है। और इन्हीं शब्दों के साथ अब एक दो बात और कहना चाहता हूँ।
डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, उसके बाद में फिनिश करूँगा, काफी टाइम हो गया। यार देखिए, इन सबसे उन्होंने कहा कि भाई व्यक्तिगत जब है, सरकार की सारी जिम्मेदारी नहीं, सरकार से आरक्षण के लिए हम करेंगे, ये मान करें अपनी जिम्मेदारी क्या है कि आप अगर सही में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने बच्चों को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज अपने जीवन में लाइए, रीडिंग हैबिट। एजलिक ने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको किया है कि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ पावर एंड प्लेजर बोथ। जो ज्ञान है वो आनंद का भी स्रोत है और पावर का भी स्रोत है। तो उसके लिए क्या हो, बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास को, और फिजिक्स पढ़ते इतिहास, ये रीडिंग हैबिट अपने अंदर डालिए और अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, उनको समय से जगाइए, उसके स्कूल में क्या प्रोग्रेस हुई है वो देखिए, और इतना सक्षम बनाइए कि आरक्षण तो भाई 2% है ना कि वो 98% में सर्वश्रेष्ठ हो जाए। तो हमारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाइए और सिर्फ महानायकों को माला पलाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, उनके रिपोर्ट को पढ़िए और उसके लिए जो बातचीत